डियर स्टूडेंट्स, आज हम अगली टेक्निक लेते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स की। तो पहले हम जो टेक्निक ले चुके हैं, उम्मीद है कि आपने उन टेक्निक्स को घर जाकर अच्छे तरीके से उनकी स्टडी करी होगी, उनको समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। तो आज की जो हमारी क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स की टेक्निक है वो है म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग किस प्रकार से किसी सिंपल वैरायटी को इम्प्रूव्ड वैरायटी में बदल सकता है, इसकी स्टडी हम आज करेंगे। तो उससे पहले कि म्यूटेशन ब्रीडिंग के बारे में बताया जाए कि म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होती है और इसके द्वारा हम कौन कौन सी वैरायटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, म्यूटेशन के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है कि म्यूटेशन क्या होता है। वैसे तो म्यूटेशन के बारे में आप 11वीं क्लास में काफ़ी पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी थोड़ा म्यूटेशन के बारे में जानकारी ले लें तो अच्छा है। तो म्यूटेशन इज़ ए सडन इनहेरिटेबल चेंज इन द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। तो म्यूटेशंस के द्वारा किसी ऑर्गेनिजम्स के जीन्स में चेंज आ जाने को कहते हैं म्यूटेशंस। स्लाइड पे ध्यान दो। म्यूटेशन इज अ सडन स्टेबल एंड हेरिटेबल चेंज इन द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। टाइप में कि म्यूटेशंस की कितनी टाइप होती हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशंस। टाइप 1 में म्यूटेशन विच ऑकर्स नेचुरली आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। जो नेचर में म्यूटेशन अपने आप होती है और उस म्यूटेशंस के द्वारा अगर कोई इम्प्रूव्ड वैरायटी बनती है या नहीं बनती। म्यूटेशंस यूज़फुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। म्यूटेशंस के द्वारा कोई भी ऑर्गेनिजम्स या प्लांट इम्प्रूव भी हो सकता है और उसके लिए वो हार्मफुल भी है। तो नेचुरली जो म्यूटेशन होती है उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस, और जिस म्यूटेशंस को खुद एक्सपेरिमेंटली इंड्यूस किया जाए किसी वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसको कहते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशंस। तो म्यूटेशंस जनरली 2 प्रकार की होती हैं। इसके बाद स्पॉट्स, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। स्पॉट्स क्या होता है? तो एक्चुअली स्लाइड पे ध्यान दो। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस विच ऑकर्स इन सोमैटिक सेल्स आर कॉल्ड स्पॉट्स। सोमैटिक सेल्स के अंदर जो म्यूटेशंस होती हैं उनको स्पॉट्स कहा जाता है। और जनरली दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज वेरी यूजफुल इन वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड प्लांट्स। अगर कोई किसी प्लांट्स के अंदर सोमैटिक म्यूटेशन हो गई है और वो उस प्लांट के लिए यूज़फुल है, तो बार बार हम उसको कल्टीवेट कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेटेड टेक्निक्स के द्वारा, उसकी रेस को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब आ जाओ आपकी म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होती है। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा किसी वैरायटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, जिसमें बेटर करैक्टर आ जाएं, डिज़ायर्ड करैक्टर आ जाएं एज़ कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स। वही हम डेफिनेशन बार बार उसी से मिलती जुलती लेते हैं। क्रॉप को हमने इम्प्रूव करना है एज़ कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स या वाइल्ड एंसेस्टर के मुकाबले में। तो डेफिनेशन में ये नाम तो हर बार आएगा कि ऐसी टेक्निक जिसके द्वारा हम किसी वैरायटी को इम्प्रूव करें उसके पेरेंट्स के मुकाबले में, उसको कहा जाता है ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग। और जो हमारी टेक्निक है म्यूटेशन ब्रीडिंग, तो म्यूटेशंस के द्वारा अगर किसी वैरायटी को इम्प्रूव किया जाता है, उसके पेरेंट्स के मुकाबले में उसमें बेटर करैक्टर आते हैं, डिज़ायर्ड करैक्टर आते हैं, तो उसको कहा जाएगा म्यूटेशन ब्रीडिंग। स्लाइड पे ध्यान दो। द एप्लीकेशन ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशन फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट इज कॉल्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग। अब इसमें एग्जांपल देखो, बहुत ही बढ़िया किस्म की एग्जांपल हैं इसके अंदर जो म्यूटेशन ब्रीडिंग से रिलेटेड हैं। साइंटिस्ट नॉर्मैन, इसने 1970 में
गामा रेडिएशन डाली थी सोनारा 64 पर। उसके द्वारा इसने कौन सी सुपीरियर म्यूटेटेड वैरायटी को तैयार किया? सरबती सोनारा वीट वैरायटी। आज तक भी ये वीट वैरायटी है, इसकी रोटियां खाओ तो इतनी ताज़ा, इतनी बढ़िया बनती हैं और खुशबूदार बनती हैं, ये मज़ा आ जाता है। इसके बाद ही आल्सो इंड्यूस्ड, सेम नॉर्मन ने क्या किया? गैमा रेडिएशन को अप्लाई किया लर्मा रोजो 64A पर। इससे जो उसने म्यूटेटेड वैरायटी तैयार करी उसका नाम दिया गया पूसा लर्मा वीट वैरायटी। ये वीट वैरायटी भी बहुत अच्छी किस्म की है, ये दोनों इम्प्रूव्ड वैरायटी हैं। तो इस प्रकार से म्यूटेशन ब्रीडिंग ने जो इस प्रकार की इम्प्रूव वैरायटी तैयार करी हैं, ये हमारे लिए और पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। म्यूटेशन ब्रीडिंग हैज़ बीन सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेटेड इन वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड प्लांट्स। तो जनरली जो म्यूटेशन ब्रीडिंग है, ये वेजिटेटिवली जो प्लांट तैयार किए जाते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जिनके सीड मैच्योर नहीं होते या सीड वेएबल नहीं होते, उनको दोबारा उगाना तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए म्यूटेशन ब्रीडिंग जो है वो वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे? देखो, सच एज ऑर्नामेंटल्स प्लांट, फ्रूट क्रॉप्स, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, शुगर केन। शुगर केन की तो कई ऐसी वैरायटी तैयार कर ली गई हैं जिससे कि आजकल के टाइम में आधा समय लगता है उनको तैयार होने में, उनको पकने में, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी होती है। और ये वैरायटी जो है ये डिसीज़ रेसिस्टेंस वैरायटी भी हैं। और ग्रेप्स, तो अंगूर की भी ऐसी वैरायटी तैयार कर ली गई हैं जो सीडलेस वैरायटी तो हैं ही हैं, लेकिन वो डिसीज़ रेसिस्टेंस भी हैं और उनसे यील्ड भी बहुत मिलती है हमें और बेटर क्वालिटीज़ भी हैं। आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड म्यूटेशन कॉज रेसिस्टेंस टू मिल्ड्यू डिसीज इन बार्ले। तो बार्ले के लिए जो इंड्यूस्ड म्यूटेशंस है वो भी एक अच्छा टेक्निक साबित हुई है, वरना उससे पहले बार्ले की फसल जो है वो एडवर्स एनवायरनमेंट को झेलने के काबिल नहीं थी, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में डेफिनेशन क्या बनेगी, पहले मैं आपको बताता हूँ हिंदी में, कि किसी एक ऑर्गेनिजम्स के जीन्स को किसी प्लांट में डाल दिए जाएं या एक प्लांट्स के जीन्स दूसरे प्लांट्स में डाल दिए जाएं, जिससे कि उसकी वैरायटी जो है वो इम्प्रूव हो जाए, उसमें बेटर करैक्टर आ जाएं, उसको कहेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। स्लाइड पे ध्यान दो अब आप। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर्स ऑफ जीन, यानी कि एक जीन भी हो सकता है और जीन्स कई जीन्स भी हो सकते हैं, फ्रॉम वन प्लांट टू अदर प्लांट और फ्रॉम एनिमल टू प्लांट। तो इस प्रकार से जीन्स के ट्रांसफ़र को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। बेटर टेक्निक जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की है वो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो आपके 11वीं क्लास में 11th क्लास में आपने जिसको बढ़िया ढंग से किया होगा, तो इसलिए आपको इसमें समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग की इम्प्रूव्ड वैरायटी कौन सी हैं, कैसे तैयार की गई हैं, इसके बारे में ध्यान दो। सबसे पहले जिन प्लांट्स के अंदर एक प्लांट्स के जीन्स दूसरे प्लांट्स में डाले जाते हैं ताकि उस वैरायटी को इम्प्रूव कर लिया जाए, उस प्लांट्स को पर्टिकुलर नेम कौन सा दिया गया है? ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर द प्लांट्स इन विच जीन्स और जीन फ्रॉम वन प्लांट इज इंट्रोड्यूस्ड टू अदर प्लांट्स। तो जिस प्लांट्स में किसी दूसरे प्लांट्स के जीन्स ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, डाले जाते हैं, उसको कहा जाएगा ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अब इसमें फ्रॉम बैक्टीरियम बैसिलस थ्योरिनजिएंसिस, इस बैक्टीरिया में एक प्रकार का जीन्स होता है जिसका नाम है क्राइजीन, विच इज इंसेक्ट रेसिस्टेंस जीन्स।
ये जीन्स बैक्टीरिया के अंदर ऐसे प्रोटीन का निर्माण करता है जिसमें दूसरे कीटों के प्रति रेसिस्टेंस पावर आ जाती है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके क्राई जीन्स को निकालकर इस बैक्टीरिया से और इसको किस में ट्रांसप्लांट कर दिया, कॉटन प्लांट, मेज प्लांट और पोटैटो प्लांट्स। इन 3 प्लांट्स के अंदर इस जीन्स को ट्रांसप्लांट कर दिया। ये जो हमारी क्रॉप्स हैं इनसे हमें बेटर यील्ड्स मिलती है, और ये तो आपने देख ही लिया कि रेसिस्टेंस टुवर्ड्स बोलवर्म्स। क्रायोजीन फॉर्म्स इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन इन दीज क्रॉप्स which protect from bollworm. From which hirudin producing gene is transferred to Brassica napus plants. अब ये जीन इस प्लांट्स के अंदर हिरोडिन का निर्माण करता है, और ये तो स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा कि हिरोडिन का काम क्या है। ये ब्लड को जमने नहीं देता। लीच जो ब्लड को सक कर लेती है फ़ौरन ये रिलीज़ हो जाता है, और जब तक ब्लड उसके बॉडी के अंदर रहेगा ब्लड जमेगा नहीं। अब यही जीन्स जब हम प्लांट्स में डाल देते हैं तो हिरोडिन का निर्माण ये प्लांट्स करने लग गए। अब इस प्लांट्स को किस लिए कल्टीवेट किया जाता है, हिरोडिन के निर्माण के लिए। इसके बाद मेथड्स कौन कौन से हैं जिनके द्वारा जीन ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। एक तो आपको बता दिया था डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, तो उसके द्वारा और भी ऐसे मेथड कई हैं जिसके द्वारा हम जीन्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इनकी जो मैं अब आपको ये पॉइंट्स बताऊंगा, आप स्लाइड में भी देख रहे हो, तो ये आपने 11वीं क्लास में कर रखे हैं, तो इनको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फ़िलहाल आप ये मेन पॉइंट्स 5 जो हैं इनको आप ध्यान दो। बाई इलेक्ट्रोपोरेशंस, बाई माइक्रो इंजेक्शंस, बाई माइक्रो प्रोजेक्टाइल गन्स, लाइपोसोम मेथड। इसमें जो लाइपोसोम मेथड है, जो मैंने 3 टेक्निक ऊपर बोली हैं, उनके बाद जो लाइपोसोम मेथड है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जीन ट्रांसफ़र का। इसके बाद जो अगला लास्ट मेथड है जीन ट्रांसफ़र का, वो है डायरेक्ट अपटेक ऑफ डीएनए। तीसरी टेक्निक है हमारी प्रोटोप्लास्ट टेक्निक। इसके द्वारा हम डिसीज़ फ्री प्लांट्स कैसे तैयार कर सकते हैं, इस टेक्निक में ये बताया जाएगा। तो ये भी बहुत आसान है। इसमें 2 प्लांट्स ले लेते हैं, उनके सेल की सेल वॉल को ख़त्म कर दिया जाता है बाई पैक्टिनेज एंड सेलुलोज एंजाइम्स के द्वारा। 2 विभिन्न प्लांट्स को लेकर उनके सेल्स अलग कर लो और सेल्स की सेल वॉल को अलग कर दो, तो बाकी बचा हुआ मटेरियल क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल को अलग कैसे किया जा सकता है, 2 प्रकार के एंजाइम्स के द्वारा। पहला है पैक्टिनेज एंजाइम्स और दूसरा सेलुलोज एंजाइम्स। अब हमारे पास जो प्रोटोप्लास्ट रह गए हैं 2 प्लांट्स के, उनको फ्यूजन्स के लिए एग्रीगेट कर दो। एग्रीगेशंस के द्वारा उनमें फ्यूजन्स हो जाएगी और वो एग्रीगेट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एग्रीगेशंस एंड फ्यूजन्स। अब जो हमारे पास सेल तैयार हुआ है, इस सेल्स को फिर डाल दिया जाता है डिफरेंशिएटिंग मीडियम के अंदर। ये डिफरेंशिएटिंग मीडियम किस चीज़ का बना होता है, इसमें ऑक्सिन्स हार्मोन्स एंड साइटोकिन्स हार्मोन्स दोनों का बैलेंस यूज़ किया जाता है। अगर ये इम्बैलेंस में डाल दिए जाएं तो ये जो हमारा एक्चुअली में जो हम चाहते हैं वो पूरा नहीं होगा। मान लो ऑक्सिन्स ज़्यादा डाल दिया तो जो प्लांट लेट्स बनेगी उसमें रूट फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू शूट फॉर्मेशन। अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा डाल दिया जाए, बैलेंस में ना हो, तो फिर क्या होगा, शूट फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी और जड़ें जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी।
तो डिफरेंशिएटिंग मीडियम के अंदर ऐसा मीडियम लेना है जिसमें दोनों हार्मोन्स की बैलेंस की मात्रा हो। इसमें फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट जो डाले जाएंगे उनका भी एक निश्चित टाइम है। यह डिपेंड इस बात पे करता है कि जो हमने 2 प्लांट्स लिए थे वो किस वैरायटी के थे, तो ये भी अलग अलग टाइम पर निर्भर करता है। जब इनको हम प्रोटोप्लास्ट को जो फ्यूज हो चुके हैं इनको डिफरेंशिएटिंग मीडियम में डाल देंगे तो इनमें शूट फॉर्मेशन और रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएंगी और ये बन जाएंगे फिर प्लांटलेट्स। फिर इनको अलग अलग लेकर आप कहीं भी लगा सकते हो, गमलों में लगा सकते हो। ये जो हमारे पास प्लांट्स आए हैं ये डिसीज़ फ्री प्लांट्स आए हैं। ये थी हमारी तीसरी टेक्निक। तो क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो इसमें कुछ क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के बनते हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें जो बनते हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनते हैं कि जीन ट्रांसफर्स के द्वारा जो इम्प्रूव्ड वैरायटी तैयार होती हैं वो कौन सी हैं और उनका फ़ायदा क्या है। जैसे कि क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे प्लांट्स का नाम बताओ जो हिरुडिन का निर्माण करता है, तो आप सोचो कौन सा हो सकता है। ब्रेसिका नेपस। इस प्लांट्स के अंदर किसका जीन डाला गया था? लीच का, जो क्या निर्माण करता था? हिरुडिन। तो वो जीन्स फिर इस प्लांट्स के अंदर हिरुडिन का निर्माण करता है और हो सकता है कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इम्पोर्टेंस आने वाले समय के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ऐसे ही और प्लांट्स कि नेम द प्लांट्स विच कंटेन क्राई जीन्स, इसमें भी आप 3 एग्जाम्पल दे सकते हो। कॉटन, मेज़, पोटैटो। ये 3 प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें क्राई जीन डाला गया था और इसको क्राई जीन्स को और क्या नाम दिया गया था? इंसेक्टिसाइडल जीन्स। ये इन प्लांट्स के अंदर क्या करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इसमें ऐसी प्रोटीन का निर्माण करता है जो कि बोलवॉर्म से इनको बचाता है। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स और क्वेश्चंस जो इसमें इम्पॉर्टेंट बनते हैं वो ये हैं कि आखिरकार म्यूटाजेंस क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो म्यूटाजेंस आर द फैक्टर्स विच काज म्यूटेशंस इन एनिमल्स और प्लांट्स। तो ये म्यूटाजेंस जो हैं ये चीफली 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार में रेडिएशंस ले लो, जैसे गैमा रेज, एक्स रेज। ये सारी रेडिएशन जो हैं ये म्यूटेशंस उत्पन्न करती हैं। केमिकल्स के रूप में नाइट्रस एसिड, कॉल्चिसिन, ये जो केमिकल्स बोले गए हैं ये म्यूटाजेंस के तौर पर स्पेशली यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि आखिरकार कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हमारे देश में हैं जिनके बारे में अगर हमें जानकारी हो तो हम उनसे कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार के हमारे हिंदुस्तान के अंदर कई इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके बारे में अगर कभी टाइम मिले तो आप जाना ज़रूर। तो इनको कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट्स। ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट लुधियाना के अंदर है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के प्लांट्स की स्टडी करी जाती है। तो इस इंस्टीट्यूट्स का नाम है प्लांट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट्स। इसी प्रकार से एक कटक में है जहाँ पर राइस, चावलों के बारे में, राइस की फसलों के बारे में इम्प्रूव्ड वैरायटी तैयार की जाती है वहाँ पर। तो वहाँ से भी काफ़ी जानकारी हमें मिल सकती है। और इसके अलावा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून, जहाँ पर जंगली पेड़ पौधों की कई वैरायटीज़ हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है कि वो ह्यूमन बींग्स के किस तरह से इम्पोर्टेंस रखते हैं और उनसे अगर नई वैरायटी को तैयार कैसे किया जा सकता है। तो ये सारी जानकारी हमें वहाँ से मिलती है।
दो क्वेश्चन जो हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस्म के हैं। वैसे तो आपने ये 11वीं में अच्छे तरीके से कर रखे होंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ उनको दोहरा दूँ। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन माइक्रो इंजेक्शन मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या होता है कि सेल को किसी मीडियम में लेकर, और बहुत ही पतली सीरिंज होती है, उस सीरिंज में डीएनए को सक कर लिया जाता है अलॉन्ग विद स्पेशलाइज्ड मीडियम, और फिर उस सीरिंज को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू लेते हुए न्यूक्लियस के अंदर ले जाते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जाकर उस डीएनए को पुश कर दिया जाता है। तो वो डीएनए जो है फिर कहाँ चला गया? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। ये टेक्निक भी है कि जीन्स को ट्रांसफ़र करने की किसी सेल के अंदर। तो इस प्रकार से हम इसकी सेल के द्वारा, जिस सेल में हमने नया डीएनए डाला है, नेचुरली बात है कि ये एक इम्प्रूव्ड सेल कहलाएगा। दूसरी टेक्निक जो जीन ट्रांसफ़र की है वो है माइक्रो प्रोजेक्टाइल गन। ये भी एक बढ़िया स्पेशलाइज्ड टेक्निक है, लेकिन उससे ऊपर नहीं है। जो शुरू में आपसे बोला गया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इससे ऊपर नहीं है ये, लेकिन फिर भी यानी कि इनका यूज़ किया जा सकता है। तो माइक्रो प्रोजेक्टाइल गन, इसमें क्या किया जाता है? एक गन तो नहीं होती है, गन का मतलब बंदूक है वैसे, लेकिन इसी तरह का ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है। इसको लेकर और डीएनए को गोल्ड में रैप कर लिया जाता है, सोने में गोल्ड में रैप करके, और जैसे किसी गन के अंदर वो गोली को डाला जाता है और चलाया जाता है तो वो निकलती है काफ़ी तेज़ी से, सेम तरीका इसमें ऐसा ही होता है कि इस माइक्रो प्रोजेक्टाइल गन के अंदर डीएनए को इसमें गोल्ड में रैप करके और उसमें डाल के सेल मेम्ब्रेन के पीछे से छोड़ा जाता है, जिससे कि वो जो डीएनए है अलॉन्ग विद गोल्ड सीधा ही न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। ये थी दूसरी टेक्निक, जिसके द्वारा कि हम डीएनए को किसी सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये इन पर क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि डिफाइन माइक्रो प्रोजेक्टाइल गन इन जीन ट्रांसफ़र। तो आपको केवल 4 लाइनों में यही बताना है जो कि मैंने आपको बोला है। और अगर आ जाता है कि डिफाइन माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो आपको ये 4 लाइनें इस तरीके से बोलनी हैं जो कि आपको बताई गई हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 टेक्निक और भी ऐसी हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित, तो जिसके बारे में आपने 11वीं में तो पढ़ा ही होगा, जैसे मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। लेकिन हमें एग्ज़ाम के लिहाज से उसके बारे में पता होना चाहिए कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और उनका टेक्निक और मेथड या प्रोसीजर क्या है। तो इसमें ये 2 प्रकार की जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक हैं, उसमें पहली तो है लाइपोसोम मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा है डायरेक्ट अपटेक ऑफ डीएनए। तो इसमें पहले में क्या किया जाता है? डायरेक्ट अपटेक ऑफ डीएनए में नाम से पता लगता है कि इसके लिए किसी भी किस्म का कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया जाता है। कल्चर मीडियम में सेल ले लिया जाता है जिसमें कि डीएनए को एंटर कराना है, और उसी कल्चर मीडियम के अंदर उस पर्टिकुलर डीएनए को डाल देते हैं जिसमें कि ऐसे जीन्स हों सुपीरियर क्वालिटी के। तो जब दोनों को कल्चर मीडियम में डाल दिया जाता है तो डीएनए कल्चर मीडियम से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के थ्रू होता हुआ न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाता है। दूसरा हमारा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेथड था, जैसे मैंने आपको बताया था, 2 नाम लिए थे, एक तो एक्सप्लेन हो चुका है, एक है लाइपोसोम मेथड। लाइपो लिया गया लिपिड से। इसमें क्या कराया जाता है कि डीएनए को लिपिड के अंदर, यानी कि फैट
के अंदर रैप करके और मीडियम में छोड़ दिया जाता है। तो मीडियम में छोड़ने के बाद फिर इसका प्रोसीजर वही होता है जैसा कि डायरेक्ट अपटेक ऑफ डीएनए का होता है। यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर डीएनए है, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है और उसके बाद न्यूक्लियस में एंटर कर जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म इस लाइपोसोम को डिज़ोल्व कर देता है और डीएनए अलग हो जाता है और इस प्रकार से फिर ये सेल जो है ये इम्प्रूव्ड वेराइटी का हो जाता है। तो ये जो दो हमारे पास अभी आपको आपके सामने एक्सप्लेन करे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के ये दो मेथड, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं एग्ज़ाम के लिहाज से। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक, बाकी आपको अगले टॉपिक के अंदर बताएंगे। धन्यवाद।